नमस्कार। मैं रीना तिवारी एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग महत्वपूर्ण जीवन परिचय जो कि क्लास 12 से जुड़ा हुआ है, साहित्यिक हिंदी और सामान्य हिंदी से, दोनों से ही। और यह जो है, आज हमारी जो पहली वीडियो थी वो थी गद्य खंड से, लेकिन ये वीडियो जो है हमारी पद्य खंड से है। और इसमें सभी के जो कवि हैं उनके महत्वपूर्ण जीवन परिचय को लेकर आज मैं इस क्लास में उपस्थित हूँ। तो देर न करते हुए आज की हिंदी क्लास शुरू करते हैं। और आज हम लोग पद्य खंड के सभी जीवन परिचय को बहुत ही आसान भाषा में जो है वो देखने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी सहायक होगी, तो वीडियो में बने रहें। लोगों तक अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें ताकि लोगों तक हमारी वीडियो पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला जीवन परिचय। तो सबसे पहला जीवन परिचय है जयशंकर प्रसाद जी का। किसी न किसी साल जो है जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय जो है वो बार बार रिपीट होता है, पूछा जाता है। तो जयशंकर प्रसाद के नाम से कौन परिचित नहीं है, जो कि छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो चलिए इनके जीवन परिचय को देखते हैं एकदम आसान भाषा में। छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 में काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ था। तो देखिए, छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं जयशंकर प्रसाद जी, और इनका जन्म जो है 1889 काशी में एक बहुत ही समृद्धशाली परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री देवी प्रसाद था। जयशंकर प्रसाद जी के पिता का नाम देवी प्रसाद था। प्रसाद जी का प्रारंभिक जीवन बहुत ही वैभवशाली था। देखिए, काफ़ी प्रतिष्ठित परिवार से थे, इसलिए इनका जो बचपन था वो काफ़ी वैभवशाली था। लेकिन बहुत ही बड़ी दुखद बात थी कि अल्पायु में ही इनके माता पिता का निधन होने के कारण बाकी जो कुछ समय था इनका बहुत ही कठिनाइयों से बीता। इन्होंने घर पर ही स्वाध्याय से हिंदी, संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी की उच्च कोटि का ज्ञान जो है उन्होंने प्राप्त किया। देखिए, इन्होंने स्वाध्याय किया था घर पर ही। इन्होंने हिंदी, संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी की जो है काफ़ी सर्वोच्च कोटि का जो ज्ञान प्राप्त जो है इन्होंने किया था स्वाध्याय के द्वारा। यही नहीं, प्रसाद जी जो है बहुमुखी प्रतिभा के धनी है। जैसा कि आपने सुना ही होगा कि ये कवि के साथ साथ नाटककार, उपन्यासकार और कहानीकार भी थे। और इनकी जो कृति है कामायनी, आधुनिक हिंदी साहित्य की सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य माना जाता है। जयशंकर प्रसाद की कामायनी, जिसपे बहुत सारे एमसीक्यू पूछे जाते हैं। तो इस तरह से कामायनी जो है आधुनिक हिंदी साहित्य का एक सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य माना जाता है, जिसमें उन्होंने आनंदवाद की स्थापना की। कामायनी में जयशंकर प्रसाद जी ने आनंदवाद की स्थापना की। उनकी कविताओं में प्रेम, सौंदर्य और राष्ट्रभक्ति का अद्भुत समन्वय मिलता है। यानी कि जयशंकर प्रसाद जी की जितनी भी कविताएं हैं उनमें आपको प्रेम, सौंदर्य और राष्ट्रभक्ति का जो है समन्वय देखने को मिलता है। छायावाद की सूक्ष्मता और मानवीय संवेदनाओं को उन्होंने नई ऊंचाई दी। छायावाद के प्रवर्तक के रूप में तो जाने ही जाते हैं। इन्होंने बहुत ही सूक्ष्मता और मानवीय संवेदनाओं को जो है वो छायावाद में जो है उसमें जान डाल दी। एंड सन 1937 ईस्वी में मात्र 48 वर्ष की अल्पायु में ही क्षय रोग के कारण इस महान साहित्यकार का जो है स्वर्गवास हो गया। देखिए, क्षय रोग की वजह से जो है बहुत ही कम उम्र में 48 वर्ष की अवस्था में ही 1937 में इस छायावाद के प्रवर्तक, महान कवि, लेखक, उपन्यासकार का जो है वो निधन हो गया। इन्होंने तो बहुत सारी रचनाएं की, लेकिन इनकी कुछ रचनाएं जो है यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ। रचनाएं बहुत हैं जो आपको जो है हिंदी साहित्य के इतिहास में जो है देखने को मिलेगी। तो इनकी दो प्रमुख रचनाएं मैंने मेंशन किया है इसमें। कामायनी जो अभी कहा जाता है कि सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य माना जाता है आधुनिक हिंदी साहित्य का। तो कामायनी जो कि कालजयी महाकाव्य है, और आंसू एक विरह काव्य है। आंसू जो एक विरह काव्य है और कामायनी जो एक कालजयी महाकाव्य है। ये रचनाएं जो है जयशंकर प्रसाद की काफ़ी फेमस हैं। तो ये तो जीवन परिचय था जयशंकर प्रसाद जी का। एक बार फिर से नज़र डालते हैं। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 में हुआ था और ये एक छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं।
और यही नहीं, इनका परिवार जो है काफ़ी वैभवशाली था, लेकिन अल्पायु में इनके माता पिता का निधन के कारण जो है इनको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, और इन्होंने स्वाध्याय ही घर पर जो है संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी की उच्च कोटि का ज्ञान प्राप्त किया था। और ये एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। इन्होंने जो है नाटककार, उपन्यासकार और कहानीकार के रूप में भी जो है जाने जाते हैं। और इनकी कमायनी से कौन नहीं परिचित है, इनकी कमायनी जो रचना है आधुनिक हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य में माना जाता है। और यही नहीं, उन्होंने कमायनी के माध्यम से जो है आनंदवाद की स्थापना की। और इनकी कविताओं में जो है, जयशंकर प्रसाद जी की कविताओं में जो है प्रेम, सौंदर्य, राष्ट्रभक्ति का जो है अद्भुत समन्वय जो है देखने को मिलता है। आगे देखते हैं। अगले जो हमारे कवि हैं वो हैं महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा जो कि आधुनिक मीरा के नाम से प्रसिद्ध हैं हिंदी जगत में। तो आइए देखते हैं इनके जीवन परिचय को। इनका भी जीवन परिचय जो है अक्सर जो है बोर्ड पर एग्जाम में पूछा जाता है, तो चलिए नजर डालते हैं। आधुनिक मीरा के नाम से प्रसिद्ध महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद में हुआ था। तो देखिए, महादेवी वर्मा का जन्म जो है वो 1907 फर्रुखाबाद में हुआ था। इनके पिता श्री गोविंद प्रसाद वर्मा भागलपुर के एक कॉलेज में प्रधानाचार्य थे। तो महादेवी वर्मा जी के पिताजी, जो जिनका नाम गोविंद प्रसाद वर्मा था, वो भागलपुर कॉलेज के एक प्रधानाचार्य थे। महादेवी जी की शिक्षा प्रयाग में हुई और प्रयाग महिला विद्यापीठ की कुलपति भी रही। देखिए, महादेवी वर्मा जी की शिक्षा जो है प्रयाग में हुई, और वहीं प्रयाग महिला विद्यापीठ में ये कुलपति के रूप में भी काम की। उनकी काव्य साधना में करुणा और वेदना की प्रधानता है। महादेवी वर्मा जी के काव्य में क्या देखने को मिलता है? खास तौर पे आपको करुणा और वेदना की प्रधानता जो है वो देखने को मिलता है। आगे देखते हैं। महादेवी वर्मा जी को छायावाद के 4 स्तंभों में से एक जो है वो माना जाता है। उनकी कविताओं में अज्ञात प्रियतम के प्रति रहस्यमय प्रेम झलकता है। उन्होंने गद्य क्षेत्र में भी रेखाचित्र और संस्मरण विधा को नया आयाम दिया। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया और उनकी प्रसिद्ध कृति यामा पर उन्हें प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो मिला था। देखिए, महादेवी वर्मा जी को साहित्य के 4 स्तंभों में से एक माना जाता है, और इनकी कविताओं में जो है अज्ञात प्रीतम की रहस्यमय झलक जो है वो देखने को मिलती है। और यही नहीं, गद्य क्षेत्र में इन्होंने रेखा चित्र, संस्मरण विधा को एक नया आयाम दिया था, एक नया रूप दिया था अपने शैली के माध्यम से। और यामा के लिए, यामा रचना के लिए इनकी प्रसिद्ध एक कृति है यामा, जिसके लिए इनको सरकार के द्वारा जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो प्राप्त हुआ था। और ऐसा माना जाता है कि 11 सितंबर 1987 में इस सजल सादिका का जो है निधन हो गया था। और इनकी प्रमुख रचनाओं पर नजर डालते हैं। यामा महाकाव्य, यामा जो है इनका एक महाकाव्य है। और निर्जा, निर्जा जो कि एक गीत काव्य है। यामा के लिए ही इनको जो है पुरस्कार मिला था, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो आइए एक बार नजर डालते हैं। आधुनिक मीरा के नाम से जानी जाती हैं महादेवी वर्मा, और इनका जन्म जो है 1907 में हुआ था फर्रुखाबाद में। और इनके पिता जो गोविंद प्रसाद वर्मा जी थे वो एक प्रधानाचार्य थे भागलपुर में। और बताया जाता है कि महादेवी वर्मा की शिक्षा जो प्रयाग में हुई, और प्रयाग में ही महिला विद्यापीठ में वो कुलपति के रूप में भी रहीं। और उनकी काव्य साधना में जो है करुणा और वेदना की प्रधानता जो है देखने को मिलती है। और यही नहीं, छायावाद के 4 स्तंभों में से ये एक मानी जाती हैं। इनकी कविताओं में अज्ञात प्रियतम के प्रति रहस्यमय प्रेम जो है देखने को मिलता है। और गद्य क्षेत्र में भी रेखाचित्र, संस्मरण की विधा को उन्होंने एक नया आयाम दिया था, एक नई शैली आयाम दिया था। और आगे भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। यही नहीं, उनकी कृति यामा महाकाव्य के लिए, जो कि एक काव्य संग्रह है, उसके लिए जो है इनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो दिया गया था। तो ये था जीवन परिचय महादेवी वर्मा का, जो कि आधुनिक मीरा के नाम से प्रसिद्ध है हिंदी साहित्य जगत में। आगे देखते हैं। अगला जो कवि हैं वो है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त का नाम सुना होगा, जिन्हें राष्ट्र कवि के का उपाधि जो है वो मिला है। तो आइए इनके जीवन परिचय को भी देखते हैं। अक्सर इनके जीवन परिचय भी पूछे जाते हैं। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त के का जन्म जो है
1886 में झांसी के चीरगांव में हुआ था। इनके पिता सेठ रामचरण गुप्त स्वयं एक अच्छे कवि थे। तो देखिए इनके जो पिता थे वो भी एक अच्छे कवि थे। इनका जन्म जो है, मैथिली शरण गुप्त का जन्म जो है 1886 झांसी के चीरगांव में हुआ था। और गुप्त जी आचार्य महावीर द्विवेदी जी को अपना मार्गदर्शक और गुरु मानते थे। तो देखिए मैथिली शरण गुप्त जो है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी को जो है अपना मार्गदर्शक और गुरु जो है वो मानते थे। उनकी रचनाओं में भारतीय संस्कृति, गौरवशाली अतीत और राष्ट्रीय चेतना का स्वर जो है प्रमुखता से सुनाई देता है। देखिए मैथिली शरण गुप्त की जो रचनाएं होती हैं, जो उनकी कविताएं होती हैं, उसमें भारतीय संस्कृति की झलक जो है और गौरवशाली अतीत जो है, वो राष्ट्रीय चेतना जो है काफ़ी भरपूर मात्रा में जो है वो देखने को सुनने को जो है वो मिलता है। आगे देखते हैं। इनकी जो सबसे प्रमुख रचना जो हिंदी साहित्य जगत में मानी जाती है वो है साकेत। साकेत एक ऐसी रचना है जिसमें उपेक्षित उर्मिला, जिस पर रामायण में कोई उतना ध्यान नहीं देता है, तो उर्मिला जैसे चरित्र को इन्होंने बहुत ही सम्मान दिलाया अपने साकेत रचना के द्वारा। उनकी कृति भारत भारती ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जन जन में देशभक्ति की लहर जो है वो जगा दी थी। देखिए मैथिली शरण गुप्त की जो एक कृति है भारत भारती, पूरे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जन जन में देशभक्ति की लहर जो है वो जगा दी थी, जिससे प्रभावित होकर महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि जो है वो दी थी। गुप्त जी खड़ी बोली के काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले कवियों में अग्रणी हैं। गुप्त जी जो है खड़ी बोली का काव्य भाषा को के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले कवियों में अग्रणी हैं। एंड सन 1964 में इस महान देशभक्त कवि का जो है वो निधन जो है वो हो गया। चलिए पहले एक नज़र डालते हैं इनकी रचनाओं पर। रचनाएं तो बहुत सारी हैं, प्रमुख रचनाएं यहाँ दो दी गई। साकेत जो कि ग्राम कथा पर आधारित है महाकाव्य, और भारत भारती जो कि राष्ट्रीय भावना से भरपूर है। तो एक नज़र और डालते हैं इस राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त के जीवन परिचय पर। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म जो है 1886 झांसी के चिरगांव में हुआ था, और इनके पिता जो है खुद एक अच्छे कवि थे जिनका नाम रामचरण गुप्त था, और ये जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को अपना मार्गदर्शक और गुरु मानते थे। और मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं में जो है भारतीय संस्कृति, गौरवशाली अतीत और राष्ट्रीय चेतना का के जो स्वर हैं उनकी प्रमुखता जो है दिखाई देती है। मैथिली शरण गुप्त की जो रचना है साकेत, जो कि एक महाकाव्य है, जिसमें उन्होंने उर्मिला के चरित्र को जो है बहुत ही सम्मान दिलाया, जो कि एक उपेक्षित चरित्र है, उस पर कोई विशेष ध्यान नहीं देता है। उनकी कृति भारत भारती ने जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जन जन में देशभक्ति की लहर जो है वो जगा दी थी, जिससे प्रभावित होकर महात्मा गांधी ने उन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि दी। गुप्त जी खड़ी बोली को काव्य भाषा का रूप में प्रतिष्ठित करने वाले कवियों में अग्रणी हैं, और इनका जो मृत्यु है वो 1964 में जो है वो हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं साकेत, भारत भारती हैं। आगे देखते हैं। अगले जो हमारे कवि हैं वो हैं सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत, तो चलिए नजर डालते हैं इन पे। सुमित्रा नंदन पंत, जिनको प्रकृति के सुकुमार कवि जो है वो नाम मिले हैं, इसलिए देखिए कहा गया है कि प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाने वाले सुमित्रा नंदन पंत का जन्म जो है 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा के कौसानी नामक ग्राम में जो है वो हुआ था। देखिए सुमित्रा नंदन पंत को जो है लोग जो है प्रकृति के सुकुमार कवि जो है वो कहते हैं, और इनका जन्म अल्मोड़ा के कौसानी नामक ग्राम में हुआ था 1900 ईस्वी में। जन्म के कुछ घंटे बाद ही इनकी माता का निधन हो गया, अतः इनका पालन पोषण प्रकृति की गोद में हुआ, जिसकी गहरा प्रभाव उनकी कविताओं पर दिखा। देखिए जन्म के कुछ घंटे बाद ही इनकी माता का निधन हो गया था, इसलिए प्रकृति की गोद में ही इनका पालन पोषण हुआ खास तौर पे, जिसका गहरा प्रभाव इनकी कविताओं में दिखता है। पंत जी छायावाद के महत्वपूर्ण कवि हैं। इनकी भाषा अत्यंत कोमल और अलंकृत है। देखिए छायावाद के जो कवि हैं सुमित्रा नंदन जी, इनका जो है भाषा काफ़ी जो है वो
कोमल और अलंकृत है, यानी कि काफ़ी जो है मन को छू लेने वाली है। सुसज्जित भाषा है इनकी। आगे देखते हैं। बहुत ही अनोखी साहित्यिक यात्रा है इनकी। कहा जाता है कि उनकी काव्य यात्रा छायावाद से शुरू होकर प्रगतिवाद और अंत में अरविंद दर्शन मानवतावाद तक पहुंचती है। देखिए, छायावाद के जो कवि हैं हमारे सुमित्रानंद पंत, तो इनकी शुरुआत जो है छायावाद से होती है और प्रगतिवाद तक, और अंत में जो है अरविंद दर्शन यानी कि मानवतावाद तक जो है वो पहुंचती है। उन्हें अपनी प्रसिद्ध कृति चिदम्बरा पर हिंदी साहित्य का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो मिला था। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है जिस रचना के लिए मिला था वो था इनका चिदम्बरा। वे हिंदी साहित्य के ऐसे शिल्पी थे जिन्होंने शब्दों के माध्यम से प्रकृति का सजीव चित्रण जो है वो किया है। देखिए, प्रकृति का इन्होंने बहुत ही सजीव चित्रण जो है अपनी रचनाओं में किया है। सजीव का मतलब कि आपको तुरंत जो है आपके मन में जो है वो इमेज कल्पना जो है वो आ जाती है जो इन्होंने लिखा है। 28 दिसंबर 1977 को इस महान प्रकृति प्रेमी कवि का जो है देहावसान हो गया। इनकी दो प्रमुख रचनाएं हैं पल्लव, जो कि छायावादी रचना है। चिदम्बरा ज्ञानपीठ पुरस्कृत है। चिदम्बरा के लिए ही इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो मिला था। एक बार फिर से नजर डालते हैं। प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाने वाले सुमित्रानंद पंत का जन्म 1900 अल्मोड़ा के कौसानी नामक ग्राम में हुआ था, और इनकी जन्म के कुछ घंटे बाद ही इनकी माता का निधन हो गया था, और काफ़ी इनका समय जो है प्रकृति के गोद में बीता था, जिसका प्रभाव जो है इनकी कविताओं में अक्सर देखने को मिलता है। पंत जी छायावाद के महत्वपूर्ण कवि हैं। उनकी भाषा बहुत ही सहज और अलंकृत है। आगे यहाँ बताया गया है कि इनकी काव्य यात्रा जो है बहुत अनोखी थी। काव्य यात्रा इनकी छायावाद से शुरू होकर जो है प्रगतिवाद और फिर अंत में जो है अरविंद दर्शन यानी कि मानवतावाद तक जो है वो पहुंचती है। और इनकी प्रसिद्ध जो कृति है चिदम्बरा, जिसके लिए इनको हिंदी साहित्य का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है मिला था। और वे हिंदी साहित्य के ऐसे शिल्पी थे जिन्होंने शब्दों के माध्यम से प्रकृति का सजीव चित्रण जो है वो किया था। इनका निधन जो है 28 दिसंबर 1977 को हुआ था। और प्रमुख रचनाएं पल्लव, जो कि छायावादी रचना है, चिदम्बरा जिसके लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो मिला था। आगे चलते हैं। अगले जो हमारे कवि हैं वो हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को देखते हैं। देखिए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जन्म जो है 1865 में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले निजामाबाद में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित भोलेनाथ उपाध्याय था। इन्होंने मिडिल परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद ही घर पर ही स्वाध्याय से संस्कृत, उर्दू, फारसी और अंग्रेजी का गहन अध्ययन जो है वो किया था। देखिए, इनका जो है अधिकांशतः शिक्षा जो है घर पर ही हुआ था। घर पर ही उन्होंने स्वाध्याय के माध्यम से संस्कृत, उर्दू, फारसी और अंग्रेजी का जो है गहन अध्ययन किया। 2 वर्षों तक कानूनगो के पद पर रहे। बाद में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अवैतनिक शिक्षक के रूप में जो है उन्होंने सेवाएं दी। देखिए, 2 वर्षों तक अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने कानूनगो के रूप में जो है वो काम किया, और उसके बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अवैतनिक शिक्षक के रूप में भी इन्होंने अपनी सेवा जो है वो दी थी। उसके बाद देखते हैं हरिऔध जी को कवि सम्राट के नाम से जाना जाता है। देखिए, हर कवि को किसी न किसी नाम से संबोधित किया जाता है। हरिऔध सिंह जी को जो है कवि सम्राट के रूप में जो है वो देखा जाता है। वे द्विवेदी युग के सबसे प्रभावशाली कवि थे। अयोध्या सिंह उपाध्याय द्विवेदी युग के सबसे प्रभावशाली कवियों में एक थे। उनकी महानता का आधार उनका महाकाव्य प्रिय प्रवास है। देखिए, उनकी महानता को दर्शाता है उनका एक महाकाव्य है जिसका शीर्षक है प्रिय प्रवास, जो खड़ी बोली हिंदी के प्रथम महाकाव्य माना जाता है। जो खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य जो है वो माना जाता है, जिसका नाम है प्रिय प्रवास। इसमें उन्होंने कृष्ण को एक अलौकिक शक्ति के बजाय एक लोक रक्षक और जननायक के रूप में चित्रित किया है। देखिए, प्रिय प्रवास में जो है उन्होंने जो है कृष्ण को जो है एक अलौकिक शक्ति के बजाय एक लोक रक्षक और जननायक के रूप में जो है चित्रित किया है। उनकी भाषा में संस्कृत की तत्सम शब्दावली और उर्दू के मुहावरों का सुंदर मेल जो है वो मिलता है। देखिए, अयोध्या सिंह उपाध्याय जैसा कि आप जानते हैं कि इन्होंने उर्दू फारसी में भी जो अच्छी जो है ज्ञान प्राप्त किया था।
इसलिए इनकी रचनाओं में जो है संस्कृत के तत्सम शब्द के साथ साथ उर्दू के मुहावरों का भी मेल जो है आपको देखने को मिलता है। सन 1947 ईस्वी में इस महान युगांतकारी कवि का जो है वो निधन हो गया। इनकी जो दो प्रमुख रचनाएं हैं वो हैं प्रिय प्रवास, जो कि खड़ी बोली की प्रथम महाकाव्य माना जाता है, और उसके बाद वैदेही वनवास गरुड़ रस प्रधान एक काव्य है। चलिए एक नज़र फिर से डालते हैं। अरियोत जी का जो जन्म है वो 1865 में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में निजामाबाद में हुआ था, और इनके पिता का नाम पंडित भोलानाथ उपाध्याय था, और इन्होंने मिडिल परीक्षा उत्तीर्ण की। करने के बाद ही घर पर ही सारा स्वाध्याय इन्होंने किया था, जिसमें संस्कृत, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी का जो है विशेष ध्यान उन्होंने दिया था, और 2 वर्षों तक वो कानूनगो के पद पर भी रहे, और बाद में उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अवैतनिक शिक्षक के रूप में भी सेवा जो है अपनी प्रदान की थी। और हरियोत जी को जो है कवि सम्राट के नाम से जाना जाता है, और द्विवेदी युग के प्रतिभाशाली कवियों में से एक थे। इनकी महानता का आधार उनका जो महाकाव्य है प्रिय प्रवास, जो कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य जो है वो समझा जाता है। और इसमें उन्होंने श्री कृष्ण को जो है एक अलौकिक शक्ति के बजाय एक लोक रक्षक और जननायक के रूप में जो है चित्रित किया है, और इनकी भाषा में अक्सर जो है तत्सम शब्द, शब्दावली और उर्दू के मुहावरों का सुंदर जो है झलक जो है देखने को मिलता है। और इनका मृत्यु जो है वो 1947 ईस्वी में हुआ था। और इनकी दो प्रमुख रचनाएं आपके सामने हैं, प्रिय प्रवास जो कि खड़ी बोली की प्रथम महाकाव्य है, और वैदेही वनवास जो कि करुण रस प्रधान एक काव्य है। तो ये था जीवन परिचय अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का। आगे देखते हैं। अगला जो है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर, तो चलिए नजर डालते हैं। राष्ट्रकवि और ओज कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1908 ईस्वी में बिहार के मुंगेर जिले सिमरिया ग्राम में हुआ था। देखिए, राष्ट्रकवि और ओज कवि के नाम से जो है प्रसिद्ध रामधारी सिंह दिनकर, इनका जन्म जो है 1908 में बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया ग्राम में हुआ था, और इनके जो पिता थे इनका नाम था बाबू रवि सिंह। दिनकर जी की शिक्षा पटना विश्वविद्यालय में हुई, और वे राज्यसभा के सदस्य भी रहे, और बाद में भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त भी किए गए। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया। आगे देखते हैं। दिनकर जी की कविताओं में राष्ट्रीयता, विद्रोह और क्रांति का मधुर स्वर देखने को मिलता है। रामधारी सिंह दिनकर की जो भी कविताएं हैं उसमें राष्ट्रीयता, विद्रोह और क्रांति का स्वर जो है अक्सर आपको देखने को मिलेगा। उनकी रचना कुरुक्षेत्र में भीषण युद्ध और शांति का द्वंद्व दिखाया गया है। रामधारी सिंह की जो रचना है कुरुक्षेत्र, इसमें जो है भीषण युद्ध और शांति का द्वंद्व जो है दोनों जो है इसमें देखने को मिलता है। जबकि उर्वशी में उन्होंने प्रेम और काम अध्याय को जो है नई ऊंचाई दी थी। उनकी एक रचना है उर्वशी जिसमें उन्होंने प्रेम और काम अध्यात्म को जो है अधिक ऊंचाई दी थी। उर्वशी पर उन्हें भारतीय साहित्य का सर्वोच्च ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो प्राप्त हुआ था। देखिए, उर्वशी के लिए इनको जो है भारतीय साहित्य का सर्वोच्च ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ था, और उन्हें अधैर्य कवि भी कहा जाता था, क्योंकि उनकी लेखनी समाज में अन्याय के विरुद्ध आग उगलती थी। देखिए, इन्हें अधैर्य कवि इसलिए कहा जाता था क्योंकि इनकी जो लेखनी थी उसमें समाज के अन्याय के विरुद्ध जो है काफ़ी जो है देखने को मिलता था। अन्याय को के खिलाफ जो है बहुत कुछ इन्होंने लिखा था। और 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में इस महान कवि का जो है वो देहावसान हो गया था, निधन हो गया था। इनकी दो प्रमुख रचनाएं हैं उर्वशी, जिसके लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो मिला था। उर्वशी जो इनकी रचना है जिसके लिए भारत सरकार का सर्वोच्च ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था इनको। उसके बाद है रश्मि रथी। रश्मि रथी जो कि आप जानते ही हैं कि रश्मि रथी के लिए इनको जो है बहुत सारे पुरस्कार भी मिले थे, और इस पे रश्मि रथी जो है इसमें कर्ण के जीवन पर जो है बहुत सारी झलक जो है देखने को मिलती है। तो एक नज़र फिर से डालते हैं। राष्ट्रकवि और ओज कवि के नाम से मशहूर रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1908 में बिहार के सिमरिया ग्राम में हुआ था, जो कि मुंगेर जिले में है। और इनके पिता का नाम रवि सिंह था, बाबू रवि सिंह था। और दिनकर जी की शिक्षा जो है पटना विश्वविद्यालय से हुई थी, और ये राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। और बाद में इन्होंने भागलपुर विश्वविद्यालय में कुलपति भी नियुक्त किया गया, और भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। इनकी कविताओं में जो है राष्ट्रीयता, विद्रोह और क्रांति का जो है
झलक देखने को मिलता है। इनकी जो एक प्रसिद्ध रचना है कुरुक्षेत्र, इसमें भीषण युद्ध और शांति के दोनों को जो है वो दिखाया गया है। जबकि उर्वशी में उन्होंने प्रेम और काम अध्यात्म को जो है एक नई ऊंचाई दी थी, नया आयाम दिया था। और उर्वशी पर इन्होंने उर्वशी की रचना के लिए ही इनको जो है हिंदी साहित्य का ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है प्राप्त हुआ था। और उन्हें अधैर्य कवि कहा जाता है। वजह ये थी कि इनकी लेखनी में जो है समाज में व्याप्त जितने भी अन्याय थे उसके विरुद्ध जो है इन्होंने जो है अपनी लेखनी को अंजाम दिया है। इनकी लेखनी जो है आग उगलती है उस विरुद्ध के खिलाफ। तो इस तरह से बताया जा रहा है कि इनकी जो प्रमुख रचनाएं है वो है उर्वशी, जिसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, और एक रश्मि रथी जो कि कर्ण के जीवन पर आधारित था। तो ये था जीवन परिचय रामधारी सिंह दिनकर का। अगला है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, जिनको अज्ञेय भी कहा जाता है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। आइए इनके जीवन पर प्रकाश डालते हैं। तो चलिए देखते हैं। अज्ञेय जी का जन्म 1911 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के कसिया कुशीनगर नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता डॉक्टर हीरानंद एक प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता थे। देखिए अज्ञेय जी का जन्म जो है उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के कसिया कुशीनगर में हुआ था। और इनके पिता जो थे उनका नाम जो था वो हीरानंद, जो कि एक प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता थे। अज्ञेय जी का बचपन कश्मीर, बिहार और मद्रास में बीता, और वे एक क्रांतिकारी विचारधारा के व्यक्ति थे। अज्ञेय जी जो थे वो एक क्रांतिकारी विचारधारा के व्यक्ति थे, और स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। देखिए जैसा कि क्रांतिकारी विचारधारा के थे, इस वजह से जो है स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इनको जेल भी जाना पड़ा था। देखिए ऐसा माना जाता है कि प्रयोगवाद और नई कविता के प्रवर्तक जो है अज्ञेय जी माने जाते हैं। इन्होंने प्रसिद्ध तार सप्तक का संपादन करके हिंदी कविता को एक नए उपमान और नई दिशा जो है वो दी थी। अज्ञेय जी की एक प्रसिद्ध जो है रचना तार सप्तक, इसका संपादन करके जो है इन्होंने हिंदी कविता को एक नए उपमान और नई दिशा जो है प्रदान की थी। अक्सर इनकी कविताओं में जो है आपको उन अज्ञेय जी की कविताओं में अक्सर आपको व्यक्ति की गरिमा और मध्यम वर्गीय जीवन के संघर्षों का चित्र जो है देखने को मिलता है। उन्हें उनकी कृति कितनी नाव में कितनी बार पर ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो मिला था। अज्ञेय जी की रचना है कितनी नाव में कितनी बार पर ज्ञानपीठ पुरस्कार, और आंगन के पार द्वार पर साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो मिला था। आंगन के पार द्वार पर के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो मिला था। 4 अप्रैल 1987 में इस आधुनिक मनीषी का जो निधन हो गया था, आधुनिक कवि का जो है वो निधन हो गया था। और इनकी दो प्रमुख रचनाएं हैं कितनी नाव में कितनी बार, जो कि एक काव्य संग्रह है। कितनी नाव में कितनी बार जो कि एक काव्य संग्रह है, जिसके लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। और अगला जो इनका प्रमुख रचना है वो है आंगन के पार द्वार। आंगन के पार द्वार, जिसके लिए इनको साहित्यिक अकादमी पुरस्कार जो है वो मिला था। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है। एक बार नजर डालते हैं इनकी जीवन परिचय पर। अज्ञेय जी का जन्म 1911 उत्तर प्रदेश देवरिया जिले के कसिया कुशीनगर नामक स्थान पे हुआ था। और इनके पिता का नाम जो है डॉक्टर हीरानंद था, जो कि एक प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता थे। और अज्ञेय जी का बचपन जो है कश्मीर, बिहार और मद्रास में बीता था। और उनकी जो विचारधारा थी वो एक क्रांतिकारी के रूप में थी, जिसकी वजह से इनको स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो है कई बार जेल भी जाना पड़ा। और यही नहीं, अज्ञेय जी जो है हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद और नई कविता के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। उन्होंने प्रसिद्ध तार सप्तक का संपादन करके हिंदी कविता को एक नए आयाम तक पहुंचाया। और उनकी कविताओं में जो है व्यक्ति की गरिमा और मध्यम वर्गीय जीवन के संघर्षों का गहरा प्रभाव जो है देखने को मिलता है। उन्हें उनकी कृति कितनी नावों में कितनी बार पर ज्ञानपीठ पुरस्कार और आंगन के पार द्वार के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो मिला था। और इनका निधन जो है 4 अप्रैल 1987 को हुआ था। और इनकी दो प्रमुख रचनाएं जो हैं आपके मध्य नजर हैं, कितनी नाव में कितनी बार काव्य संग्रह के रूप में, और आंगन के पार द्वार साहित्यिक पुरस्कार जीतने वाली एक रचना है। तो ये था हमारा आज का क्लास, जो कि पद्य खंड के सभी कवियों के जीवन परिचय पर आधारित था।
आगे की क्लास में आपसे फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।